हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक जो आपका चैप्टर है, जिसको गजानन माघव मुक्तिबोध इसको लिखे हुए हैं। यहाँ से हम प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम? प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो भी प्रश्न उत्तर आएगा सभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका हिंदी का जो काव्य खंड का उसका चैप्टर है। तो चलिए अब एक एक करके सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है वो है आपका कि नदियों की वेदना का क्या कारण है। नदियों की वेदना का क्या कारण है, ये आपका प्रश्न है। इसका उत्तर अगर ये मान के चलिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, जो आप 2025 में एग्जाम देने वाले, अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो कैसे आप लिखेंगे, चलिए वो हम आपको बताते हैं कि आपको लिखना कैसे है। तो लिखना है आपको कि नदियों की वेगवती धारा में जिंदगी के धारा के बहाव, यानी कि लिखना है कैसे लिखना है कि नदियों की वेगवती, आप चाहे तो अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं। आप सिर्फ समझ लीजिए, आपको ये नहीं कि कॉपी में नोट करना है, आपको ज़्यादा नहीं करना है। आपको क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप समझ लीजिए, आप अपने तरीके से बनाकर भी इसको लिख सकते हैं अगर आप इस चैप्टर को पढ़े हैं तो लिखना है कि नदियों की वेगवती धारा में जिंदगी की धारा के बहाव कवि के अंत मन की वेदना को प्रतिबिंबित करता है। कवि को उनके कल कल करते प्रवाह में वेदना की अनुभूति होती है। यानी कल कल करते हैं, यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो आप काम होता है उसको करते हैं, आप कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, वही तरह यानी काम को टालते रहते हैं। तो उसके बारे में कवि बात करे। और गंगा इरावती अधिकारों की वेदना के गीत कवि होती है। यानी कि क्या होती है, कवि होती है। गंगा इरावती नील अमेजर नदियों की धारा मानव मन की वेदना को प्रकट करती है। क्या करें, मानव मन की वेदना को प्रकट करती है। जो अपने मानवीय अधिकारों के लिए संघर्षरत है, जनता की पीड़ा, जो भी जनता या जो भी लोग होते हैं उनके पीड़ा तथा संघर्ष को जनता के जोड़ते हुए बहती हुई नदियों में वेदना के गीत कवि को सुनाई पड़ता है। जो नदी होती है उसे कवियों को एक गीत सुनाई पड़ते हैं। जो भी नदियों की जो धारा होती है, जो बह रही होती है, उसमें देखिए जन जन का चेहरा क्या है, इसका मतलब है जन जन का यानी सभी का चेहरा है कि तो आप लाइन से पूरा स्पष्ट हो जाता होगा, इसमें कोई शक नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर चैप्टर नाम इसलिए लिख देते हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ ये किस चैप्टर से ये सवाल है। देखिए यहाँ पर ये सवाल दानव दुरात्मा क्या अर्थ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपका 2023 में आया हुआ था, 2023 या फिर 2024 में इसको आया होगा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप एक बार समझ लीजिए। सिर्फ समझने के लिए, अब कितना भी इंपॉर्टेंट है उसका कोई आधार नहीं, ऐसा नहीं कि इसको रट कर याद कर लेना, सिर्फ वो समझ लेना, आप अपने हिसाब से भी एग्जाम में लिख सकते हैं। तो यह दानव दुरात्मा का क्या अर्थ है, तो लिखना है कि पूरे विश्व की स्थिति अत्यंत भयावह, दारुण तथा अराजक हो गई है। दानव और दुरात्मा का अर्थ है, दानव और दुरात्मा का क्या अर्थ है कि जो अमानवीय कृत्यों में संलग्न रहते हैं, जिनका आचरण पाश्विक होता है, उन दानव कहा जाता है। जिनका आचरण जो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखते हैं, आप लोग मूवी में देखते होंगे या फिर सीरीज में उसको देखते होंगे कि दानव कैसा दिखता है। जो दृष्टि प्रकृति के होते हैं, क्या होते हैं, जो दृष्टि प्रकृति के होते हैं तथा दुराचारी प्रवृत्ति के होते हैं। दृष्टि प्रवृत्ति के और दुराचारी प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें दुरात्मा कहा जाता है। इसमें दुरात्मा भी आप समझ गए, आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसको आपको ये हम जो लिखे हुए इस तरह से भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। वस्तुतः दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भेद नहीं है। दानव दुरात्मा में एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये दोनों जो आप दानव और जो दुरात्मा है ना, ये एक ही सिक्के के, यानी एक सिक्के के यहाँ पे पहलू एक हो गया। आपको ये मान के चलिए, आप यहाँ के पहलू जो है उसको दानव कहेंगे, और इसको जो पहलू होगा यहाँ पे इसको दुरात्मा कहेंगे। क्या कहेंगे, दुरात्मा। ऐसे मान के चलिए ये आपका एक सिक्के के दोनों पहलू हो गए। ये सर्वत्र पाए जाते हैं, सभी जगह ये पाए जाते हैं। आगे आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो क्वेश्चन है कि आपका 3 नंबर प्रश्न क्या करा, देखिए कि ज्वाला कहाँ उठती है। जो आपका ज्वाला होती है, जो आग की जो ज्वाला होती है, वह कहाँ उठती है। कवि ने इसे अतिक्रुद्ध क्यों कहा है। जो ज्वाला जो कहाँ उठती है, जो कवि गजानन माघव मुक्तिबोध है, हाँ यह है, इनको शॉर्ट में मुक्तिबोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, शॉर्ट में मुक्तिबोध कहा जाता है, शॉर्ट में मुक्तिबोध। और यह हो सकता है कि अक्सर गजानन माघव मुक्तिबोध ना देकर सीधा मुक्तिबोध रहे, तो भी आपको क्या करना है कि इसमें आपको यही आपको टिक लगाना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये रह सकता है। तो प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि ज्वाला कहाँ उठती है, कवि ने इसे अतिक्रुद्ध क्यों कहा है। तो लिखना है आपको कि ज्वाला का उद्गम स्थान मस्तिष्क यानी कि इसको हम मस्तिष्क को दिमाग भी इसे कहते हैं। मस्तिष्क का आपका जो परिभाषित शब्द पूछेगा तो दिमाग होता है, तथा हृदय के अंतर की ऊष्मा होती है। जो हृदय के अंतर की ऊष्मा होती है वो होती है। इसका अर्थ यह होता है कि जब मस्तिष्क में कोई कार्य योजना बनती है, यानी कोई भी कार्य, यानी आप जानते हो कि जो दिमाग होता है उसके हिसाब से आप कोई भी काम करते हैं। पहले आप योजना बनाते हैं कि ये काम कैसे करना है, वहाँ जाना है, ये पढ़ना है, यानी कि आप दिमाग में एक योजना, आपको क्या होता है कि एक साजिश बन रही होती है। तथा हृदय की गहराई में उसके प्रति तीव्र उत्कृष्टता की भावना निर्मित होती है।
तब वह एक प्रज्वलित ज्वाला का रूप धारण कर लेती है। और अतिक्रुद्ध का अर्थ है, अब अतिक्रुद्ध का देखिए, ज्वाला समझ गया कि ज्वाला क्या अर्थ है, ज्वाला कहाँ से उठती है, तो आप समझ गए कि ज्वाला को उद्गम स्थान मस्तिष्क तथा हृदय के अंदर की ऊष्मा होती है। इसका अर्थ यह होता है, जब मस्तिष्क में कोई कार्य योजना बनाती है तो हृदय की गहराई में उसके प्रति तीव्र उत्कृष्ट भावना निर्मित होती है, तब वह एक प्रज्वलित ज्वाला का रूप धारण कर लेती है। और अब अतिक्रुद्ध का क्या अर्थ होता है, तो वो समझते हैं कि अतिक्रुद्ध होता है आपका अत्यंत कुपित मुर्दा में, यानी बहुत ज़्यादा क्रोधित, अतिक्रोधित, यानी बहुत ज़्यादा, तो क्रोधित से भी क्रोधित मान के चलिए। आक्रोश की अभिव्यक्ति कुछ ऐसी प्रकार होती है, जो भी आक्रोश होती है, जो भी गुस्सा होती है, वो कुछ इसी प्रकार होती है। अत्याचार, शोषण आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान हृदय की अतिक्रुद्ध ज्वाला के मन स्थिति में ही होती है। इसका हम PDF ग्रुप में दे देंगे, आप निश्चित रहिए। ज्वाइन नहीं किया हो तो इस पर अगर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसको आप ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, इसको चलिए समझते हैं। 4 नंबर प्रश्न कराएंगे, समूची दुनिया में, समूची दुनिया यानी पूरी दुनिया में, आपका ये दुनिया, इसमें पूरी दुनिया में आपका पृथ्वी तो गोल है, इसमें थोड़ा गोल नहीं बना, समूची दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चला है। पूरी दुनिया जो है आपका समूची दुनिया में जन जन सबका, यानी एक दूसरे व्यक्ति का युद्ध क्यों चला है। यानी जो हम देखते हैं यहाँ पे आप मान लीजिए आप आदमी है, ये आदमी है, मान लीजिए दोनों भाई है, फिर भी क्या इसमें दोनों युद्ध चला है, यानी एक दूसरे में युद्ध चला है दोनों में, यानी ये अक्सर होता है, यानी कि एक दूसरे में युद्ध चला है। पूरा संसार जो है वो एक दूसरे से लड़ रही है, सब लोग अपने आपस में खत्म होने वाली है, वो इससे लड़ रहा है, वो इससे लड़ रहा है, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो समूची दुनिया में जन जन का जो युद्ध क्यों चल रहा है, तो संपूर्ण विश्व में जन जन का युद्ध जन मुक्ति के लिए चल रहा है। क्या जन मुक्ति के, जन किसको बोलते हैं, आदमी को बोलते हैं, यानी अपन लोग को बोलते हैं, जन की मुक्ति के लिए चल रहा है। शोषक खूनी चोर तथा अन्य अराजक तत्वों द्वारा सर्वत्र पर्याप्त असंतोष तथा आक्रोश की परिणति जन जन के युद्ध अर्थात जनता द्वारा छेड़े गए संघर्ष के रूप में हो रहा है। संघर्ष के रूप में हो रहा है, जनता जो है वो आपस में लड़ रही है, ऐसा मान के चलिए। यानी कि संपूर्ण जो भी खूनी होते हैं, जो चोर होते हैं, उनके क्या है, उनके से तंग आ गए, सर्वत्र व्याप्त से असंतोष हो गए, उनका आक्रोश हो गया है, उनसे बहुत परेशान हो गए। आगे आइए, अगला प्रश्न है 5 नंबर की, कविता के केंद्रीय विषय क्या है। कविता के केंद्रीय विषय बहुत पूछा, केंद्रीय भाव, कविता केंद्रीय भाव क्या है, ये हमेशा पूछा है, ऐसा नहीं कि इसी का पूछा है, हर एक चैप्टर का पूछा है। तो हम पूरे सारांश जो है आपका पढ़ा दिए हुए हैं, उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो होगा, आपका प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के आप उसको पढ़ सकते हैं। सारांश आपको जो दीर्घ प्रश्न आते हैं वो सब सारांश से ही आते हैं। तो कविता का केंद्रीय विषय क्या है, तो लिखना है कि कविता का केंद्रीय विषय पीड़ित और संघर्षशील जनता है। वह शोषण, उत्पीड़न तथा अनाचार के विरुद्ध संघर्षरत है। अपने मनोविश्वासिक अधिकारों तथा दमन की दानी क्रूरता के विरुद्ध यह उसका युद्ध का उद्घोष है। यह किसी एक देश की जनता नहीं है, किसी एक देश की जो है, एक कंट्री की जनता नहीं है, दुनिया के तमाम देशों में संघर्षरत जन समूह है। संघर्ष सभी जो बहुत दुनिया के अलग अलग देशों में जनता है जो संघर्षरत है, जो अपने संघर्षपूर्ण प्रयास में न्याय, शांति, सुरक्षा, बंधुत्व आदि की दिशा में प्रयासरत है। और संपूर्ण विश्व की इस जनता यानी जन जन में अपूर्व एकता तथा एकात्म होता है। दोनों एक, देखिए आप बोले, आप सुने होंगे कहा होता है एकता में पहले, वही वाला बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, जो प्रश्न कर रहा है कि पृथ्वी के प्रसार को किन लोगों ने अपनी सेनाओं से गिरफ्तार किया। जो पृथ्वी के जो प्रसार है, पृथ्वी को जो विकसित हुआ है, पृथ्वी पर संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य, उसमें उसमें है कि किन लोगों ने अपनी सेनाओं से गिरफ्तार किया, यानी अपने सेनाओं को कब्जा में लिया, गिरफ्तार कर लिया है, अरेस्ट कर लिया। तो इसमें क्या होगा, तो पृथ्वी के प्रसार को दुराचारियों, यानी जो भी शैतान लोग होते हैं, दुराचारी लोग, बहुत कपटी लोग होते हैं तथा दानवी प्रवृत्ति वाले जो लोगों ने अपनी सेनाओं द्वारा गिरफ्तार कर लिया। जो दानवी प्रवृत्ति के जो दानव लोग होते हैं, जैसे आपको राक्षस आप देखते होंगे सीरीज में, उसके बारे में राक्षस होते हैं, वैसा ही उन्होंने अपने काले कारनामों द्वारा प्रताड़ित किया है, बहुत सताया है, प्रताड़ित किया है, उनको कष्ट दिया है। उनके दुष्कर्मों तथा अनैतिक कृत्यों से पृथ्वी प्रताड़ित हुई है। इन मानवता के शत्रुओं ने ही पृथ्वी को गंभीर यातना दिया है, बहुत ज़्यादा कष्ट दिया है। तो इसमें आपको इस क्वेश्चन से आपको यही समझाया जाता है कि जो बहुत दुराचारी लोग हैं, जो पुरातन लगे हुए बहुत कष्ट दिया है पृथ्वी को, उसको अपने गिरफ्त में लिए, गिरफ्तार कर लिए हुए ऐसा लगता है। आगे आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न में क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है। बंधी हुई मुट्ठियों, मान के चलिए मुट्ठी है, ये बंधी हुई, तो बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है। ये आपसे सवाल जो है ये बार बार पूछे जाते हैं, कि आपको ये बहुत बार पूछे जाते हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं। एक बार क्या करके इसको आपको समझ अच्छे तरीके से समझ जरूर लेंगे। ये कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो हम बताते हुए चलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा कि बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है। लिखना है कि कवि बंधी हुई मुट्ठियों के लक्ष्य के माध्यम से
कवि जो है वो बंधी हुई मुट्ठियों जो है उसके लक्ष्य के माध्यम से जनता की ताकत का एहसास कराना चाहता है। जो जनता का जो ताकत कितना होता है जनता को उसका एहसास कराना चाहता है, जो किसी भी विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर सकती है। अपने अनुकूल यानी अपने एक होता है अनुकूल और जगह विलोम क्या होता है प्रतिकूल। ये आपका हम परिभाषित शब्द बता दे रहे हैं। यह ताकत इतनी ताकतवर होती है, ये ताकत इतनी ताकतवर होती है, इतनी पावरफुल होती है कि जन शोषक शत्रु यानी जन शोषक शत्रु को सत्तायुक्त कर देती है। और मुट्ठियों की ताकत सामान्य जनता की ताकत है। जो मुट्ठी जो आप बंद करेंगे तो मुट्ठी का बहुत ताकत बढ़ जाता है। खुला हाथ रहे उतना ताकत नहीं आता, लेकिन मुट्ठी बनने पर ताकत हो जाती है। यदि इस ताकत के साथ कोई खिलवाड़ करे तो उसकी मुट्ठी पलट हो जाती है, यानी कि मुट्ठी जो होती है वो खराब हो जाती है, चाहे वह कितना भी बड़ा जन शोषक क्यों ना हो। जब यह ताकत क्रुद्ध होती है तो अपनी ज्वाला में जलकर राख कर देती है। अंततः कवि बंधी हुई मुट्ठियों के माध्यम से जन शोषक को इनसे टकराने की नसीहत देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 8-9 प्रश्न का राय देखिए कि प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है। प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है, तो ये आपको कैसे लिखना है। तो इसमें होगा कि प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से कवि का तात्पर्य यह है कि चाहे वह, देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। इसको आपको अलग तरीके से याद जरूर कर लेना है कि प्यार का इशारा और क्रोध का इशारा हमेशा ये पूछा जाता है। हर साल देख रहे होंगे ये जो क्वेश्चन होता है यहाँ पे, जो आपका जन जन का चेहरा के यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल पूछा था। क्वेश्चन में जाकर देख सकते हैं, हर साल पूछा जाता है एक क्वेश्चन। तो ये 8वां प्रश्न ये क्या कर रहा है, चलिए इसको हम समझते हैं कि प्यार का इशारा क्रोध का दुशारा से क्या तात्पर्य है। लिखना कैसे, आंसर लिखना कि प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से कवि का तात्पर्य यह है कि चाहे वह यानी जनता जिस देश में निवास करती है, जो देश में जनता निवास कर रही है, उनके प्यार का इशारा यानी कि मानवतावादी दृष्टिकोण। कल मुक्तिबोध की कविता का सारांश लिखे। कविता का कहना चाहिए कि एक होता है, कविता जो होता है वह एक होता है, इसमें किसी प्रकार का बदला नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जब शोषक वर्ग के खिलाफ क्रोध का धारा उबल पड़ती है तो वह दो नहीं बल्कि एक समान नज़र आती है। तो अगला प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए कि आपका 10 नंबर जो प्रश्न है ये आपका दीर्घोत्तरीय है, ये 5 नंबर वाला है, ये 5 नंबर का ही आता है, ये 2 नंबर का ये आ ही नहीं सकता है। 5 वाला नंबर वाला क्वेश्चन है तो क्या है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता का सारांश लिखे। इसका सारांश लिखने के लिए आपको बोला जा रहा है, तो कैसे लिखना है कि मुक्तिबोध कविता, मुक्तिबोध यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अकेले मुक्तिबोध की कविता नहीं है, उसमें हमारे भारतीय जन समूह की कहना चाहिए समूह मन की कविता शामिल और सक्रिय है। मुक्तिबोध की कविता और कथा कृत एक चीख है उस यथार्थ बौद्धिकता तथा यथार्थ कलात्मकता के विरुद्ध जिसके चलते बहुत जल्दी नई कविता में गतिरोध आ गए थे। मुक्तिबोध की कविता का प्राण तत्व है उनका निरंतर आत्मसंघर्ष। इसी से वह हमें बांधती नहीं मगर मुक्ति करती है। उनसे असहमत होना भी इतना ही आपका स्फूर्तिदायक होता है जितना उनसे सहमत देना। उनका यह आत्मसंघर्ष उनकी कविता जन जन का चेहरा एक में दिखलाई पड़ता है। कवि पीड़ित और आत्म संघर्षशील जनता का जो अपने मनोचित अधिकारों के लिए कर्मरत चित्र प्रस्तुत करता है। यह जनता दुनिया के तमाम देशों में संघर्षरत है और अपने कर्म और श्रम से न्याय शांति बंधुत्व दिशा में प्रयासरत है। कवि इस जनता में एक अंतर्वर्ती एकता जो है वह देखता है और आपका इस कविता को कविता का कथ्य बनाकर संघर्षकारिक संकल्प में प्रेरणा और उत्साह का संघर्ष करता है। कवि कहते हैं जो आपका गजानन माधव मुक्तिबोध है वह कहते हैं कि चाहे जिस देश प्रांत पूर्व का जन जन का चेहरा एक के बाद एशिया यूरोप अमेरिका सभी जगह के मजदूर एक है। कवि पूंजीपति समाज का भी शोषित वर्ग के रूप में देखता है। एक को शोषक और एक को अशोषित का सभी के लिए धूप एक है, कष्ट दुख संताप एक है और सभी मट्टियों का शोषण से मुक्ति। कवि विभिन्नता प्रतीकों के सहारे जनता को क्या है, जनता का एक है और वह प्रकृति में हर अंग में मजदूरों को दुख देखता है। वो हर क्या है, मजदूरों का जो कवि जो है हर स्थिति में मजदूरों का दुख देखता है कि कितना मजदूर गरीब लोग होते हैं कितना दुख होता है। वह मजदूरों को वेदना भी देखता है और यही नहीं शोषण भी एक है बल्कि उनके चेहरे अलग। संसार के भौगोलिक वातावरण की चर्चा करते हुए कहता है कि चाहे एशिया अमेरिका भिन्न वास स्थान के मानव एक है वो सभी और खुशियाँ व्याप पर मन के द्वारा शोषण का एक गहरा संताप है। जब सब वस्तुएं
एक ही ढांचे से बनी है, जब सब सारी जो वस्तुएं वह एक ही ढांचे से बनी है तो क्यों कोई क्रांति के निर्माण में किसी एक को आगे आने की कामना करता है और समाज की कल्पना करता है कि व्यवस्था के बदलने की कोशिश करता है। ये आपका सारांश हो गया। आपका ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन होगा, या सारांश हो, ये 5 नंबर में पूछा आता है, तो आप इसको अपने हिसाब से बना लिख कर लिख दीजिएगा। अगर आपको आता है सारांश, याद रखिए आपको किसी न चैप्टर का 3 से आपका सारांश जो है आपका द्वितीय प्रश्न में 15 नंबर जो आता है वो आपका सारांश से ही आता है और द्वितीय प्रश्न में आता है। इसको आप जरूर अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके हम जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लीजिएगा। जो भी नए स्टूडेंट को इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।